अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 70 के किरदारों और वाक़यात का तज्ज़िया होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये किस्त एक हफ्ते के गैप के बाद रिलीज़ हुई, तो इस गैप के बाद एपिसोड 70 रमज़ानुल मुबारक में रिलीज़ हुई है और ये किस्त बड़ी हद तक तारुफी थी, यानी कि आने वाले वाक़यात के बारे में बुनियाद मजबूत की गई। लेकिन फिर भी ये अच्छी लगी क्योंकि सनसनीखेज मुहासरे का माहौल वापस आ गया है और मुझे उम्मीद है कि बोस्निया का मुहासरा पोर्टस और कॉन्स्टेंटिनिया के मुहासरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उधर हंगरी के बादशाह मैथियास की इस सीरीज में एंट्री वाकई ज़बरदस्त रही और ये इजाफा अच्छा लगा। ये बादशाह कम उम्र है लेकिन इसके बावजूद मजबूत और ज़हीन लगता है और इस हिसाब से हम इसे सुल्तान फातेह की टक्कर का बादशाह कह सकते हैं। इसके अलावा इस एपिसोड के माहौल में एक खास किस्म की खामोश तैयारी थी, जैसे कोई बड़ा मरहला शुरू होने वाला हो। इस एपिसोड में किरदारों की डायरेक्शन वाज़े की गई, सियासी नक्शा तरतीब दिया गया और आने वाले क्लैशेस की फ़ज़ा बनाई गई। लेकिन इस सब के बावजूद एपिसोड बोरिंग नहीं थी बल्कि इंटरेस्टिंग रही। मगर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये सीरीज़ पिछले 7-8 एपिसोड से एक अदम तवाज़ुन का शिकार हो रही है। कभी एपिसोड की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है और कभी गैर ज़रूरी तौर पर कॉम्प्लिकेटेड और कभी किरदारों की डायरेक्शन बिल्कुल गैर वाज़ेह होती है। राइटर्स को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जैसा कि नाज़रीन इकराम, हर जंग और हर मुहासरा अपनी इनफरादी अहमियत रखता है, तो बोस्निया के मुहासरे में भी नई हिकमत अमली, नई जज्बाती शिद्दत और नई सियासी अहमियत दिखानी चाहिए। किंग मैथियास के आने से कहानी का वजन बढ़ गया है और पहले ही झलक में वो एक ताकतवर और ज़हीन नौजवान नजर आया। वो ऐसा दुश्मन लगता है कि जो सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि ज़हनी सतह पर भी सुल्तान फातेह का मुकाबला करेगा, क्योंकि उसके अंदाज में एतमाद है और जिस तरह उसने अकिंजियों के सामने सुल्तान फातेह का खत फेंकने की जुर्रत की, उससे अंदाजा हो गया कि यह सुल्तान फातेह के लिए वाकई एक संजीदा खतरा है। और यहाँ मैं आप लोगों को हंगरी के बादशाह मैथियास कोर्नोविस की मुख्तसर सी तारीख सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ये किरदार सिर्फ ड्रामाई कशमकश के लिए नहीं लाया गया बल्कि इसकी जड़ें हकीकी तारीख में बहुत गहरी हैं। तो नाज़रीन इकराम, हंगरी का बादशाह मैथियास कोर्नोविस वो बादशाह था जिसने 1458 से 1490 तक हंगरी पर हुकूमत की। कि वही दौर था जब सुल्तान फातेह सल्तनत उस्मानिया को वसअत दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उस्मानी सल्तनत यूरोप के अंदर अपनी फतुहात बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे मैथियास कोर्नोविस इस पेशकदमी को रोकने की कोशिश कर रहा था। और ये नौजवान बादशाह किसी आम शाही खानदान से नहीं आया था, बल्कि ये मशहूर सिपा सालार जॉन हुनियादी का बेटा था। ये वही हुनियादी है जिसने 1456 में बलगरात के मुहासरे में उस्मानी को शिकस्त दी थी। उसके वालिद हुनियादी की अस्करी महारत ने मैथियास की सियासी बुनियाद मजबूत की, लेकिन जब वो तख्त पर बैठा तब हंगरी अमली तौर पर जागीरदारों की लड़ाइयों में तकसीम हो चुका था। तो वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बना बल्कि उसे रियासत को दोबारा मुनज़्ज़म करना था और यही वो मकाम है जहाँ उसकी सियासी जहानत सामने आती है। उसने ताकत को मरकजियत दी, जागीरदार अशराफिया के असर को महदूद किया और एक मजबूत शाही इख्तियार कायम किया। यही वजह है कि तारीख इसे हंगरी को मजबूत करने वाला बादशाह करार देती है। उसके बाद जब सुल्तान फातेह यूरोप के क़ल्ब की तरफ बढ़ रहे थे, तब मैथियास उन हुक्मरानों में शामिल था जो सुल्तान फातेह के इन बढ़ते कदमों को रोकने की हिकमत अमली बना रहे थे। वो बराह रास्त मैदान जंग में उस्मानियों से नहीं टकराया, लेकिन उसकी मौजूदगी और उसकी फौजी ताकत ने यूरोपीय दिफा को मजबूत रखा। मैथियास कोर्नोविस की सबसे बड़ी पहचान उसकी फौज थी, जिसे ब्लैक आर्मी कहा जाता था। इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को डिटेल से अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। मुख्तसरन मैं यही कहूँगी कि ये फौज यूरोप की अव्वलीन मुस्तकिल और पेशावर अफवाज में शुमार होती थी, क्योंकि उस दौर में ज़्यादातर यूरोपीय अफवाज जागीरदारों के वक्ती तौर पर जमा किए गए सिपाहियों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। लेकिन मैथियास ने सल्तनत उस्मानिया के यन्नीचरियों की तरह एक मुस्तकिल, तनख्वाहदार और पेशावर फौज कायम की। तो नाज़रीन इकराम, जब हम इस किरदार को सुल्तान फातेह सीरीज में देख रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि मैथियास कोर्नोविस कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वो एक मजबूत, मुनज़्ज़म और ज़हीन हुक्मरान था। वो एक सिपा सालार का बेटा था। इसके अलावा वो एक मुनज़्ज़म रियासत का बानी था और उसकी फ़ौज यूरोप की जदीद तरीन अफवाज में से एक थी। इसलिए जब इसे सीरीज़ में सुल्तान फातेह के मद्दे मुकाबिल दिखाया जा रहा है तो ये ड्रामे में सिर्फ एक नए किरदार का इजाफा नहीं बल्कि तारीख़ी तवाज़ुन को पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों शख्सियात सिर्फ बादशाह नहीं थी बल्कि ये दो तहजीबों और दो सियासी निज़ामों के नुमाइंदे थे। एक तरफ इस्लाम का निज़ाम और दूसरी तरफ कुफर का निज़ाम। और जैसा कि किंग मैथियास की एंट्री बायज़ीद की मौजूदगी में हुई, तो बायज़ीद का किरदार हर एपिसोड में मज़ीद निखर कर सामने आ रहा है। उसकी शख्सियत में जवानी की हरारत भी है और शाही खून का वक़ार भी।
और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसहाक का हुसैन आगा के हाथों बेवकूफ़ बन जाना था। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस सारी स्कीम के पीछे महमूद पाशा था। और बायजीद के खेमे में सुल्तान और इसहाक का मंजर शुरू ही से सुल्तान की सियासी फरासत और रौब को जाहिर करता था। सुल्तान सिर्फ बोल नहीं रहा था, बल्कि वो अपने अल्फाज भी तोल रहे थे और इसहाक की खामोशी में भी मानी तलाश कर रहे थे। और यही महमूद पाशा की जहानत में नुमाया हुई कि उसने इसहाक से अपना हक बड़े हिसाब किताब के बाद ले लिया। और जब इसहाक ने सुल्तान के खेमे में उनके गुस्से का सामना किया, तब इसहाक की नजरें 1000 लफ्जों का बोझ उठाए हुए थी। उसके अंदर खुद को बेवकूफ बनाए जाने का गुस्सा भी था और अपनी इस हरकत की पशेमानी भी। इसहाक पाशा को देर से समझ आया कि महमूद पाशा इस सब के पीछे है और उसने महमूद को फिर कन्फ्रंट भी किया। लेकिन वो जानता है कि महमूद के खिलाफ जीतना आसान नहीं और अब वाकई महमूद एक खतरनाक पाशा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि सुल्तान फातेह इस सबसे बेखबर है, या शायद सुल्तान ने वही हिकमत अमली अपनाई हुई है जो उसने जानदाल्डी के साथ अपनाई थी कि दुश्मन को करीब रखो ताकि नजर में रहे। लेकिन अगर सुल्तान फातेह वाकई बेखबर है तो उनका ये अंधापन तवील अरसे तक चलेगा, यहाँ तक कि शहजादा मुस्तफ़ा की मौत वाक़ई हो जाएगी। और नाज़रीन इकराम, बायजीद की जहानत का इम्तिहान अभी बाकी है और अगली किस्त में देखेंगे कि बायजीद किंग मैथियास से किस तरीके से निमटता है। जबकि अगर सरकार चाहे ओगलों की बात करे तो वो सुल्तान फातेह के किरदार में अपनी लिमिट से बाहर निकलकर अदाकारी कर रहा है। इसलिए हम इसे सिर्फ अदाकारी नहीं बल्कि किरदार में मुकम्मल डूब जाना कहेंगे। उसके चेहरे के तासुरात, आंखों की गहराई और उसकी शख्सियत की संजीदगी, सब कुछ मुकम्मल तौर पर बैलेंस्ड है। जबकि सुल्तान फातेह और विलाद की क्लासिकल दुश्मनी हर एपिसोड में मौजूद होती है और राइटर्स की वाज़ेह तौर पर यह कोशिश है कि वो महमद और विलाद के दरमियान मुमासलत पैदा करें। यहाँ तक इस एपिसोड में शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि सुल्तान फातेह के कुछ सीन्स में विलाद के मखसूस साउंड ट्रैक्स इस्तेमाल किए गए, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि दोनों को शऊरी तौर पर एक ही आईने के दो रुख दिखाया जा रहा हो। लेकिन पिछली काफ़ी किस्तों से ऐसा हो रहा है कि विलाद को मुसलसल सुल्तान फातेह से शिकस्त मिल रही है। अब कहानी को मुतवाज़न रखने के लिए आने वाले वक्त में विलाद के एक और ज़बरदस्त और वाज़ेह फतह ज़रूरी है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, मैं विलाद के किरदार के बारे में यही कहना चाह रही हूँ कि अगर राइटर्स विलाद के किरदार को बेहतरीन तरीके से लेकर अब नहीं चल सकते तो उनसे गुजारिश है कि इस किरदार को ख़त्म कर दें। क्योंकि विलाद का किरदार बहुत सुपरफिशियल और बोरिंग हो चुका है और ये किरदार अब किसी सूरत भी हमें इम्प्रेस नहीं कर रहा। खुद सोचे कि अगर महमद इसकी हर चाल जानता था तो ड्रामे की ही कहानी के मुताबिक विलाद की चालें सुल्तान फातेह से बरसों कैसे छुपी रही। दूसरी बात यह कि उसे कभी भी बाइख्तियार हुक्मरान नहीं दिखाया गया। विलाद अफलाक का वायवोदा है, ये सिनेरियो भी सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए था और उसके बाद उसे एक आम से जंगजू में बदल दिया गया है जो पहले किंग स्टेफन का दुम छल्ला बना हुआ था और अब मलका कैटरीना का है। इसके किरदार की वो संगीनी, वो खूनरेज़ी सामने लाई ही नहीं जा रही और इसके सीन सिर्फ वक्त पूरा करने के लिए दिखाए जा रहे हैं। हालांकि आप लोग खुद सोचें कि सिर्फ 10 किस्तों पहले तक किसी भी सीन में विलाद की मौजूदगी, इसका गुफ्तगू करने का अंदाज और इसके एक्शन से बदन में सनसनी दौड़ जाती थी। और नाज़रीन इकराम, एक और बहुत बेहतरीन सीन जो इस एपिसोड में शामिल था वो सुल्तान फातेह की तीनों बीवियों के हवाले से था। और गुलशा खातून की एक और खूबी दिखाई गई कि उसने सुल्तान फातेह और प्रिंसेस रोज़ की शादी के सदमे में अपना बच्चा खो दिया, लेकिन उसने कभी भी प्रिंसेस रोज़ को इल्ज़ाम नहीं दिया, बल्कि किस तरह इस एपिसोड में प्रिंसेस रोज़ की तन्हाई का ख्याल करते हुए अपने साथ सफ़र पे बहार खातून से उसे भी साथ ले जाने का कहा। तो सुल्तान फातेह की इन तीनों बीवियों का सलूक बड़े अच्छे अंदाज में दिखाया जा रहा है और वाकई बात सही है कि मर्द अगर अपने घर की तरफ से बेफिक्र हो तभी वो इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है, चाहे वो रोजगार के हों या फिर सल्तनत के। और इसी तरह मर्दों का भी फर्ज है कि वो औरतों को पुरसकून माहौल फराहम करें ताकि वो अपने शौहर और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सके और उस घर को जन्नत नुमा बना सके। और नाज़रीन इकराम, आखिरकार सुल्तान ने बायजीद को उस मोहब्बत और तवज्जो का एहसास दे दिया जिसे वो तकरीबन भूल चुका था। अपने बाप की तरफ से बेटा पुकारा जाने पर बायजीद के तासुरात ऐसे लगे जैसे वो खुशी से उड़ रहा हो। ये मंजर बहुत गहरा था। सुल्तान फातेह भी अपने जज्बात ना छुपा सके, हालांकि वो सबके सामने झिझक भी रहे थे क्योंकि वो हमेशा सबके सामने अपने एहसासात शो नहीं करते। और इस किस्त में बायजीद ने शानदार तरीके से साबित किया कि वो किसका बेटा है और एक बाइज्जत और बावकार तरीके से वो इस सफ़र पर रवाना हुआ और अपने इन्हीं तजर्बात की बिना पर वो मुस्तकबिल में सल्तनत उस्मानिया पर बेहतरीन तरीके से हुकूमत कर सकेगा। हरम का ये सीन बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ एक कमी मुझे महसूस हुई कि बायजीद जब हंगरी रवाना हुआ तब उसके अपने वालदा से अलविदाई मुलाकात जरूर दिखाई जानी चाहिए थी, जो कि जज्बाती किस्म की होती। और नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड की रेटिंग तमाम कैटेगरीज में ऊपर रही
और ये मंगल के दिन रिलीज होने वाली ड्रामा सीरीज में दूसरे नंबर पर थी और इस रेटिंग के साथ ये सीरीज बासानी चौथे सीजन तक जा सकती है। खुद देखें कि सख्त मुकाबले के बावजूद 3 सीजन्स तक अपनी रेटिंग को बरकरार रखना और दोबारा 5+ तक जा पहुंचना ये बड़ी कामयाबी है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।